बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, काइंडली अपना माइक आप सब ऑफ रखेंगे। अच्छा, आज हम डे 7 का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। नहीं आए। इससे पहले आपको पता है कि नहीं आए। हमने काइंडली ये अलाइड स्टडी वाला कोई नाम से हैं, तो वो अपना माइक ऑफ कर लें क्योंकि वो मेरे लिए मुश्किल क्रिएट कर रहा है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इससे पहले हमने काफ़ी सारे डेज का सिलेबस जो है वो पढ़ लिया है। हमने 6 डेज का काम कर लिया, उसमें वेक्टर्स, बेसिक मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ लिया है, जनरल 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ये सारी चीज़ें हम पहले 6 दिनों में कवर कर चुके हैं। अब 7वें दिन में हम लॉज ऑफ मोशन की तरफ आ रहे हैं। जो लोग मैट्रिक या एफएससी को फिजिक्स पढ़ाते हैं उनको पता है कि फिजिक्स में मैकेनिक्स में दो अहम किस्म की ब्रांचेज होती हैं। एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच मैकेनिक्स में होती है वो होती है काइनामेटिक्स, और दूसरी डायनामिक्स। काइनामेटिक्स में हमने सिर्फ मोशन को स्टडी करना है उसके काज के बगैर, मतलब फोर्स को छोड़ के मोशन को स्टडी करना होता है। काइनामेटिक्स में हम फोर्स, मोमेंटम या फिर टॉर्क और इस तरह की चीज़ों को हम स्टडी नहीं करते। लेकिन जो डायनामिक्स है इसमें हम फोर्स मोशन की काजेस को साथ में स्टडी करते हैं, मतलब फोर्स को स्टडी करते हैं, मोमेंटम को स्टडी करते हैं, और इस तरह की फ्रिक्शनल फोर्सेस को स्टडी करते हैं डायनामिक्स में। तो मेरा ये बात करने का मकसद असल में ये है कि आज का जो लेक्चर है वो इनफैक्ट डायनामिक्स के रिलेटेड है। सिंपल जो क्लासिकल मैकेनिक्स की सिंपल डायनामिक्स है उसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे आज इसको। मेरा नाम मोहम्मद लुकमान यूसुफ है और मैं लेक्चरर हूँ फिजिक्स का गवर्नमेंट डिग्री का लियाकतपुर में। अच्छा, आज सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो फोर्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसी फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी चीज को पुश कर सकती है या फिर पुल कर सकती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी चीज को पुश कर सकती है, पुल कर सकती है, किसी चीज की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है, ठीक है, और किसी चीज के शेप को चेंज कर सकती है। तो ये चीजें जो सारी हैं ये क्या है? ये फोर्स है, ठीक है। तो इट इज अ पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ये आपने डेफिनेटली मैट्रिक और एफएससी की चीज़ों में क्लासेस में पढ़ाई भी होगी, पढ़ी भी होगी। तो ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को पुश पुल या उसको टेन टू पुश पुल करना चाहे, मतलब कि या तो उसको धक्का दे या खींच ले, या धक्का दे या खींचने की कोशिश करे, ठीक है। और किसके लिए कोशिश करे? अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मूव करवाने की कोशिश करे, अगर मूव कर रही है तो उसको रोकने की कोशिश करे, ठीक है। या किसी चीज़ की डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दे या फिर किसी चीज़ की शेप को चेंज कर दे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम फोर्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास कि चेयर है आपके पास और वो एक रूम में रखी हुई है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक आप उसको पुश या पुल नहीं करेंगे, मतलब जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक मूव नहीं करेगी। और कार जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है विल नॉट स्टॉप अनलेस ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो एक भागती हुई चीज को आप तब तक नहीं रोक सकते जब तक उसकी ब्रेक अप्लाई ना की जाए। मतलब कि रुकी हुई चीज को चलाने के लिए भी फोर्स चाहिए और चलती हुई चीज को रोकने के लिए भी फोर्स चाहिए, ठीक है। तो और फोर्स क्या कर सकती है? जरूरी नहीं कि हर बार रुकी हुई चीज को चला दे या भागती हुई चीज को रोक दे, उसके लिए कोशिश कर सकती है। न्यूमेरिकली आपको पता है कि फोर्स है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, F इज इक्वल टू एम में। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट जो है वो डाइन है। और आपको पता है कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने 1 न्यूटन की लिखी हुई नजर आ रही है कि अगर 1 किलोग्राम मैस वाली बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स चाहिए होती है 1 न्यूटन होती है। और 1 न्यूटन, सॉरी, हाँ, 1 डाइन जो होता है ये वो फोर्स होती है जो कि 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे किसी 1 ग्राम की बॉडी में, और 1 डाइन 10 की पावर 5 न्यूटन के इक्वल है। अच्छा, एक फोर्स होती है इसे कहते हैं किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स वो फोर्स होती है, इसे केजीएफ से भी कहते हैं। किलोग्राम फोर्स वो फोर्स होती है विच प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। तो जो 1 केजीएफ फोर्स है ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी 1 किलोग्राम की बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन पैदा करे उसे 1 केजीएफ कहते हैं। और इस तरह 1 ग्राम एफ भी एक फोर्स है। ये एक ऐसी फोर्स है जो कि 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है 1 ग्राम की बॉडी में, ठीक है। तो 1 जीएफ 1 ग्राम फोर्स जो है वो ऐसी फोर्स होती है जो 1 ग्राम की बॉडी में, 1 ग्राम मैस रखने वाली बॉडी में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की फोर्स पैदा कर दे, ठीक है। और अगर कहीं पर वर्ड ये यूज होता है कि 1 केजीएफ, तो केजीएफ का मतलब ये होता है कि ऐसी फोर्स
जो 1 किलोग्राम की बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे। तो 1 kgf जो है वो 980 न्यूटन के इक्वल होता है। इसी तरह आप 1 ग्राम एफ की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 ग्राम एफ जो है वो आपके पास 980 डाइन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 980 डाइन के इक्वल होगा। फिर आप उसको 10⁻⁻5 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने बिल्कुल बेसिक सी बात डिस्कस की है, क्योंकि डायनामिक्स पढ़ रहे हैं हम। डायनामिक्स में आपको पता है कि फोर्स की एक बहुत इंपॉर्टेंस है। तो फोर्स क्या है, फोर्स का फार्मूला क्या है, उसका यूनिट्स कैसे हैं सीजीएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में, उसकी डायमेंशंस क्या हैं, उसके यूनिट्स की डेफिनेशंस क्या हैं, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। और इसमें ऐसा कोई मुश्किल बात तो नहीं है। तो इसी को अब आगे कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे क्योंकि फोर्स की अब एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करूंगा, तो आपको पता है कि फंडामेंटल जो फोर्सेस है नेचर में, ये फिजिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसीडर किया जाता है। देखिए, ये एक अलग से सब्जेक्ट होता है फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस का, और जिसमें हम यूनिफिकेशन और इस तरह फोर्सेस और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं जस्ट इसको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कोट करूंगा फंडामेंटल फोर्सेज को। तो नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेज थी वो पहले आपको पता है कि 5 थी, फिर 4 हो गई, और अब 3 हो चुकी हैं। ऐसे ही है, पहले थी 5, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर आपको पता है कि मैक्सवेल की थ्योरी के आने के बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन कर दिया गया, उनको एक ही फोर्स कंसीडर किया जाने लगा, तो 4 हो गई। फिर आपको पता है कि अब्दुल सलाम और पिंगशिम और इनकी जो थ्योरी आई थी, थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ फोर्स की, तो उसके बाद हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी कंबाइन कर दिया। तो अब नेचर में टोटली 3 जो हैं वो फोर्सेज हैं, और वैसे टोटल 5 थी, लेकिन बाकी फोर्सेज आपस में कंबाइन हो चुकी हैं। तो फंडामेंटल ऑफ फोर्सेज जो हैं, इसमें सबसे पहले जो 4 आजकल हम पढ़ाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो कंफर्मली काफी अरसे की कंबाइन हो चुकी है, उसको हम एक ही फोर्स कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फंडामेंटल फोर्स की एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपको पता है कि ये 2 मैसेज के दरमियान होती है। ठीक है, इसका फार्मूला G m1m2/r² है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि जो पोजीशन वेक्टर होता है ये अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये बॉडी को टुवर्ड द बॉडी यानी कि खींचने की फोर्स होती है। ये अट्रैक्शन की फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो पोजीशन वेक्टर है वो अवे फ्रॉम द बॉडी शो किया जाता है, तो इसलिए वेक्टर फॉर्म में इसमें हम माइनस लगा देते हैं। जैसे कल मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले में बताया था कि वहां पर भी माइनस था। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब होगी? जब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज किसके ऊपर कोई 2 चार्जेस के दरमियान या 2 मैग्नेटिक फील्ड रखने वाली चीजों के दरमियान जो फोर्स होगी, उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। इस तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है, ये होती है न्यूक्लियस के अंदर। ऐसी फोर्स जिसने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बाकी न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखा हुआ है, जोड़ा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और ये स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स वो फोर्स होती है जब आपको बताया कि किसी भी न्यूक्लियस में से कोई रेडिएशन इमिट होती है। ठीक है, तो उस रेडिएशन को जो रिपेल करने वाली फोर्स होती है, उस रेडिएशन को उस वाले न्यूक्लियस में से धक्का देके बाहर निकालने वाली जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। जैसे न्यूक्लियस में से जब अल्फा पार्टिकल बाहर इमिट हो रहा होता है, तो उस वक्त अल्फा पार्टिकल को जो रिपेल करती है फोर्स, न्यूक्लियस से बाहर निकालती है, वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। तो यहाँ तक कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ये बेसिक मैंने फोर्सेस जो है नेचर में 4 फोर्सेस उनके बारे में बताया। तो इन चारों फोर्सेस में से जो सबसे सबसे ज्यादा जो वीक है, जिसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कम है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जिसकी स्ट्रेंथ सबसे कम है वो वीक फोर्स है, और वीक फोर्स के बाद जिसकी सॉरी सबसे कम स्ट्रेंथ वाली जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो वीक फोर्स है। वीक फोर्स से भी जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर आप फोर्सेज, नेचर की फोर्सेज का कंपैरिजन देखें, तो सबसे वीक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स या जस्ट न्यूक्लियर फोर्स उसको कहते हैं। तो अगर हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सॉरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर मैं 1 कहूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो 10⁻⁻² होगी। ये रेशो ये शो कर रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो स्ट्रेंथ के लिहाज से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से 100 गुना वीक है। और इसी तरह अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻7 है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो उसकी स्ट्रेंथ तो 10⁻38 है। तो सबसे ज्यादा जो कम ताकतवर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और सबसे जो ताकतवर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अच्छा, बात करने का मकसद यहाँ ये है
कि हम क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पर दो ही चीजें सिर्फ पढ़ चुके हैं। एक तो हमने डिस्कस किया है सिंपल फोर्स की डेफिनेशन को और उसके यूनिट्स को, और दूसरा एग्जांपल के तौर पे जो नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर वैसे तो हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल फोर्सेस 3 है, तो यहाँ पे हम 4 क्यों नहीं, डिस्कस कर मैं रहे हैं? आपको बताता हूँ। आम जब से ये यूनिफिकेशन की थ्योरी आई है अब्दुल सलाम की, उसके बाद ये फोर्सेस जो हैं ये तीन ही कंसीडर होती हैं। लेकिन क्योंकि बेसिक लेवल पे हमने बच्चों को ये ओरिजिन नहीं बता सकते कि किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स आपस में कंबाइन है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का ओरिजिन है वो हम कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम एफएससी और बीएससी लेवल पे मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ाते हैं, और मैक्सवेल इक्वेशन ये प्रूव कर रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज का जो ओरिजिन है वो सेम है। दोनों फोर्सेज एक दूसरे को जनरेट कर रहे हैं, एक फील्ड से दूसरा फील्ड जनरेट होता है और दूसरे फील्ड से पहले वाला फील्ड जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो वो तो हम बीएससी लेवल पे बता देते हैं, उसकी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रीजन भी दे देते हैं वहां पर। तो इसकी वजह से उन दोनों फोर्सेज को तो कंबाइन कर लिया, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंबाइन करने के लिए जो एक क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और वो डेफिनेटली एमफिल लेवल पे लोग पढ़ाई जाती है। तो उसकी कोई ऐसा हम रीजन नहीं देते ना, उसकी कोई ऐसा इक्वेशन हम यहाँ पर पेश नहीं करते, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग बताते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज को हम बिल्कुल अलग अलग सेपरेट ही डिस्कस कर रहे होते ये हैं। लुकमान लुकमान भाई एक दफा रिवाइज करेंगे इसे प्लीज? हाँ, मैं दोबारा से ये बात बता देता हूँ। मैंने कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करने के लिए तो थ्योरी हम एफएससी और बीएससी लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता है, ये चार इक्वेशंस ये प्रूव कर रही हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये तो बीएससी लेवल पे हमने बता दिया, इसलिए हम इस फोर्स को यहीं पर कंबाइन कर देते हैं ना बीएससी लेवल पे। तो इसलिए उसको एक ही फोर्स के तौर पर कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के तौर पर। अब सवाल ये था कि इसमें फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स को साथ मिला के, यानी कि तीन फोर्सेस कहनी चाहिए, चार क्यों पढ़ा रहे हैं? तो उसकी वजह यह है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स को अगर आप साथ मिलाना चाहेंगे तो उसके लिए तो फिर आपको क्वांटम फील्ड्स जो थ्योरी है उसकी, उसके ऊपर जाके थ्योरी के ऊपर उसकी स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस बतानी पड़ेगी। जो कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिक्स है उसको हम एमएससी लेवल तक तो डिस्कस नहीं करते कि वीक न्यूक्लियर फोर्स किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ कंबाइन हो रही है, ठीक है। इसलिए इसको यहां तक एज अ सेपरेट ही पढ़ाया जा रहा है। तो क्लियर होगी आपको ये बात? हेलो, ठीक है, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपको बात क्लियर होगी है तो मुझे बता दें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ। जहां साहब सुन रहे हैं आप? अच्छा, सॉरी, दरमियान में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इसकी वजह से आवाज का मसला हो गया था। तो जो मैंने इससे पहले जो बात की थी, क्या वो क्लियर होगी थी जहां साहब आपको? जी नहीं जी सर, सर, ये थैंक यू। अच्छा, ठीक है। थैंक सर यू। दरमियान में आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, तो ये इसलिए प्रॉब्लम हुई है। मैं पिछले वाले हाँ, वो पेज असल में। में ये है कि कुछ लोग जब मैं वो हॉटस्पॉट के जरिए कनेक्ट करता हूँ, अगर कॉल कर देना दरमियान में, जितने जो जिस लम्हे के लिए कॉल चल रही होती है उस लम्हे के लिए ये दरमियान में ब्रेक हो जाता है कनेक्शन। इसके लिए माजरत, मैं इसको ब्लॉक करने का तरीका सीखा हूँ, लेकिन टाइम मुझे कल नहीं मिला। अगर मुझे आज दोबारा सर इसको ट्राई करूंगा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, मैं इनर्शिया के बारे में बता रहा था। मैं कह सर रहा था कि इनर्शिया प्रीवियस पेज, जी प्रीवियस जो पेज था ना उससे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते कि जी, उस मैं दौरान ये आपकी आवाज देखिए, नहीं ये आ आ रही गया थी। प्रीवियस पेज। तो प्रीवियस पेज पे जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे चार फोर्सेस के बारे में बताया, क्योंकि फोर्सेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी है इससे पहले, और उसके बाद एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया कि चार जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो है नेचर में। और इसमें ऐसा जब भी हमने इसको कोई बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं करना, बस एग्जाम्पल के तौर पर इनके चारों के नाम बताए हैं। और इसके बारे में एक दो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लिख दिया, लेकिन वीक न्यूक्लियर फोर्स को उसके साथ कंबाइन क्यों नहीं किया? तो उसकी मैंने रीजन ये दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करने के लिए जो थ्योरी एफएससी बीएससी लेवल पे हमारे पास मौजूद है मैक्सवेल इक्वेशंस की फॉर्म में, तो वो अंडरस्टैंड हो जाती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, इसलिए दोनों फील्ड जो है ये एक ही चीज है। लेकिन जो दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स वाला, उसके लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कंबाइन करने की जो थ्योरी है, वो उसके लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बेसिस चाहिए, वो क्वांटम फील्ड्स की तरफ उसको इशारा जाता है। तो उसको एज सच यहाँ पर बीएससी लेवल तक या एमएससी लेवल तक हम एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक हम इन फोर्सेस को सेपरेट ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो ओरिजिन है वो एक ही ओरिजिन प्रूव हो चुका है। तो क्या मैं अगले पेज पे चला जाऊं?
तो सर ये न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों का ओरिजिन भी तो डेफिनेटली यकीनन सेम ही होगा। नहीं 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 ये नहीं, अदर इन बात है दोनों के अभी तक ओरिजिन में बहुत फर्क है। जो न्यूक्लियर फोर्स है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये अट्रैक्शन की फोर्स है, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखती है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो एक ऐसी फोर्स है जो जस्ट रेडियो एक्टिव डिके के टाइम पे एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये एक मोमेंटरी फोर्स होती है, एक शॉर्ट इंटरवल के लिए सिर्फ रेडियो एक्टिव डिके के टाइम पे एग्जिस्ट करती है। जब किसी अल्फा या बीटा पार्टिकल को न्यूक्लियस से निकाल के बाहर फेंकना होता है उस वक्त ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो तो न्यूक्लियस को हर वक्त बाइंड करके रखी हुई है। तो उन दोनों की थ्योरी में जो है वो काफी डिफरेंस है। ठीक, थैंक यू सर। जी कलीम साहब। सर ये न्यूक्लियर फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है सर? नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग से फोर्स है और न्यूक्लियर फोर्स अलग से है, लेकिन ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों फोर्सेस न्यूक्लियर के अंदर एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर जो कंबाइंड फोर्स होती है वो इन दोनों फोर्सेस का सम होती है, इसलिए हम इसको, लेकिन ये है दोनों से अलग फोर्सेस है। अच्छा, मैं इनर्शिया के बारे में बता रहा था कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई बॉडी रेजिस्ट करती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करे। ठीक है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है कि वो ये चाहती है कि अगर वो बॉडी रुकी है तो रुकी रहे, अगर वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहे। तो इस प्रॉपर्टी को, बॉडी की इस प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया का नाम देते हैं। और इसको, ये जो हमने इनर्शिया की डेफिनेशन पढ़ी है, इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और मास ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, कि जितना बॉडी का मास ज्यादा होगा उतना उसका अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की काबिलियत भी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, एक मिनट सॉरी प्लीज, एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा। अच्छा, इसके बाद इनर्शिया के बारे में एक बहुत ही अहम बात लिखी है कि इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट एक प्रॉपर्टी है। इसको फिजिकली मेजर नहीं किया जा सकता। इसको एज सच हम ये नहीं कहते कि इनर्शिया कितनी मैग्नीट्यूड है और इसका ये यूनिट है, ऐसा एज सच नहीं है, ये जस्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, और प्रॉपर्टी है इसलिए जब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो यूनिट और डायमेंशन इसकी नहीं है। और इनर्शिया जो है ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी ऑफ बॉडी से। ठीक है, ये बॉडी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के मास पे डिपेंड करता है। अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन, तो इनर्शिया ऑफ मोशन ये है कि अगर बॉडी को अपनी यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है तो बॉडी ये चाहेगी कि वो अपनी यूनिफॉर्म मोशन की हालत को मेंटेन करे। जैसे कि वो एथलीट रन कर रहा है तो अगर जब वो अपने आप को रन कर लॉन्ग जंप लगाने के लिए पीछे से बहुत स्पीड से रन करके ले आता है, तो जब वो जंप लगाता है तो इतनी जल्दी रुक नहीं पाता, इसलिए वो लॉन्ग जंप मेंटेन कर लेता है, वो आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसकी एक दो एग्जांपल्स हैं, वो पीडीएफ फाइल में आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो ये चाहती है कि मैं रुकी रहूं। जैसे कोई पैसेंजर किसी गाड़ी में बैठा हुआ है और गाड़ी की अचानक ब्रेक लगे तो पैसेंजर आगे की तरफ जर्क खाता है, मतलब ये वो चाहता है कि वो ऐसे ही रुका रहे। लेकिन गाड़ी के अंदर जिस तरह वो पहले बैठा हुआ था, पहले जिस तरह गाड़ी के अंदर मूव कर रहा था, वो ये चाहेगा वैसे ही मूव करता रहे। ठीक है, और अगर उसको रोकने की कोशिश करे तो उसको जर्क लगता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद व्हेन अ हॉर्स स्टार्ट्स सडनली द राइडर टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड ऑन द अकाउंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ अ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अगर कोई राइडर है, हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, तो अगर हॉर्स जब अचानक से भागना शुरू करेगा तो राइडर एक बैकवर्ड जर्क लेगा। बैकवर्ड जर्क लेने की वजह क्या है कि पहले बॉडी उसकी रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही अब घोड़े के साथ उसकी बॉडी भागना शुरू करेगी घोड़े के ऊपर बैठ के, तो वो बॉडी अपने इनर्शिया की वजह से अपनी हालत को चेंज नहीं करना चाहती, इसकी वजह से बैकवर्ड जर्क मिलेगा। इस तरह ये काइन वाली एक एग्जांपल है, ये मैट्रिक लेवल पे भी पढ़ाई जाती है। अच्छा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये चाहती है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव करती रहे, अपनी डायरेक्शन को चेंज ना करे। ठीक है, या कोई व्हील है, जैसे व्हील के साथ आपके कोई मड लग जाता है, कोई कीचड़ वगैरह लगा हुआ है, तो जैसे ही वो उससे सेपरेट होगा तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो आज वेलोसिटी की डायरेक्शन चूंकि टेंजेंट टू व्हील होती है, तो आप देखेंगे वो हमेशा टेंजेंट डायरेक्शन में मूव करने को प्रेफर करता है। ठीक है,
और अगर कोई कार जैसे सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो कार के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो टेंजेंट टू सर्कल मूव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू सर्कल है। तो उनको जो सर्कल के टेंजेंट डायरेक्शन में पैसेंजर अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेंगे, एक चक्कर लगाती हुई, एक कर्व्ड पाथ पे मूव करती हुई गाड़ी के अंदर। तो मतलब ये कि अभी बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इनर्शिया क्या है। इनर्शिया मोशन की हालत का भी होता है, रेस्ट की हालत का भी होता है, और इसके अलावा इनर्शिया जो है वो डायरेक्शन का भी होता है। ठीक है, तो मोशन का, रेस्ट का, डायरेक्शन का भी इनर्शिया होता है। और इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये स्टेटमेंट आपने बहुत अच्छी तरह पहले पढ़ी हुई है, क्योंकि बॉडी तब तक अपनी यूनिफॉर्म मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू रखती है जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। और न्यूटन फर्स्ट लॉ चूंकि इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है, तो इसलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, और इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन बॉडी कैन नॉट एक्सेलरेट। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ये भी बताता है कि आपकी बॉडी के ऊपर जब एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू तब तक ही रखती है जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं होती। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और जहां जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको बताया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल है कि एक बुलेट फायर किया गया ऑन अ ग्लास विंडो दैट मेक्स अ होल थ्रू इट व्हाइल अ स्टोन ब्रेक द होल ऑफ इट। The speed of bullet is very high. Due to its large inertia of motion, it cuts a clean hole through the glass. तो असल में आप देखें कि एक बुलेट को अगर हम किसी शीशे से फायर करें तो बुलेट जो है उसमें एक सुराख बना के आगे चली जाती है, और एक पत्थर मारें तो पत्थर पूरा शीशा तोड़ देगा। तो रीजन ये है कि बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से उसका जो इनर्शिया ऑफ मोशन है, इनर्शिया ऑफ मोशन जो है वो ज्यादा है, और इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा होने की वजह से उसने ग्लास के अंदर एक होल क्रिएट करके आगे चलेगी। लेकिन जो पत्थर है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कम है। इनर्शिया ऑफ मोशन कम होने की वजह से तो वो जो पत्थर है वो ग्लास में से सुराख बना के आगे नहीं जा सका, बल्कि उसने पूरे का पूरा ग्लास तोड़ दिया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की एग्जांपल है, ये आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। अच्छा, इसके बाद है लीनियर मोमेंटम। अभी तक जो हमने सिंपल सी बातें डिस्कस की हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। फोर्स क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, इनर्शिया क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ये बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम आपको पता है कि मेजर है, प्रोडक्ट है किसका, मास ऑफ बॉडी का और वेलोसिटी का। ठीक है, और ये जो लीनियर मोमेंटम है ये किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में हमें बताता है कि उस बॉडी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है। ठीक है, मोशन की मिकदार कितनी है। तो आप ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में जहां पर लीनियर मोमेंटम का टॉपिक होगा वहां पर अगर आप पढ़ें तो वहां पर ये बातें बड़ी क्लियरली बताई हुई हैं कि जो हमारे पास लीनियर मोमेंटम है ये क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में हमें बताता है। और इसके अलावा लीनियर मोमेंटम जो है इसका फार्मूला P = mv है। इसका SI सिस्टम में जो यूनिट है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। सॉरी, SI सिस्टम इसका यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ये न्यूटन सेकंड होता है। और CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है, और इसकी डायमेंशन भी यहाँ पर शो की हुई है। अच्छा, आपको पता है कि P = mv, अगर हम मास को कांस्टेंट कर दें तो फिर जितना वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना मोमेंटम भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, गाइस प्लीज। अच्छा, मुझे कुछ पता नहीं क्वेश्चन है या क्या है। ठीक है, मैं इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ लेक्चर के बाद में। अभी आप बाद में मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे बार बार मुझे चैट में जाना पड़ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, हसीब साहब आपने हैंड रेज किया, पूछिएगा। सर एक क्वेश्चन था, कल भी एक डिस्कस हो रहा था कि हम अर्थ को एज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जी जी। कंसीडर करते हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर न्यूटन के लॉ वैलिड क्यों है यहाँ पे? अच्छा, मैं आपको पहले बताऊं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ये आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक सूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स एंटर करनी पड़ती है रिलेशन के अंदर। अगर आप वो सूडो फोर्स या फिक्शियस फोर्स एंटर कर दें तो फिर आप उसमें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को में भी अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात फॉलो होगी। कल वैसे मैंने ग्रुप में भी ये रिप्लाई दिया था कि अगर आपके पास कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है
है तो उसमें न्यूटन सेकंड लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें, अगर आप उसमें फिक्शियस फोर्स का फैक्टर ऐड कर दें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई रोटेटरी बॉडी हो तो उसके अंदर जो फिक्शियस फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। ठीक है, और हमारी जो अर्थ की रोटेशन है इसकी वजह से जो फिक्शियस फोर्स होती है उसे कॉर्नियस फोर्स का नाम दिया जाता है। इस तरह हर नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी कोई ना कोई फ्रिक्शन फिक्शियस फोर्स या फिर सूडो फोर्स उसको कहते हैं, वो सूडो फोर्स का इफेक्ट अगर आप एंटर कर दें तो उससे आप न्यूटन सेकंड लॉ को नॉन इनर्शियल फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये बीएससी फिजिक्स का यूनिवर्सिटी फिजिक्स या फिर हैलिडे रेजनी क्रेन से अगर आप ये टॉपिक पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ वाला या फिर लॉज ऑफ मोशन वाला, तो उस वाले चैप्टर के एंड पे आप देखिएगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम पे उसको अप्लाई किया जा रहा है बाकायदा तौर पे। अच्छा, इसके बाद मैं मोमेंटम की डेफिनेशन और क्वांटिटी ऑफ मोशन के बारे में बताया, इसके यूनिट्स के बारे में बताया। इसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपका बॉडी का मोमेंटम जो है मैस को कांस्टेंट कर देते हैं तो मोमेंटम और वेलोसिटी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, और दो प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाला होता है। तो इसी तरह अगर आप ये करते हैं कि आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है और मोमेंटम और मैस का आपस में आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यानी कि इसमें मैस वेरिएबल है। मैस वेरिएबल वाले सिस्टम भी हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे खास तौर पे ऐसे सिस्टम जिसमें से मैस इजेक्ट हो रहा हो, जैसे रॉकेट की मोशन हो गई है। ठीक है, उनमें से जिनमें से मैसेज रिलीज हो रहा होता है वक्त के साथ, तो वो वेरिएबल मैस सिस्टम होते हैं। तो वेरिएबल मैस सिस्टम में अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जितना आप मैस बढ़ाते जाएंगे उतना उस सिस्टम का मोमेंटम बढ़ता जाएगा, और जितना मैस कम होगा उतना मोमेंटम कम होगा। और तीसरा ये कि अगर आप मोमेंटम को कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर मैस और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो उस केस में जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ रिप्रेजेंट होगा जैसा कि ये थर्ड केस में आपको ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, तो अभी आपको ये लीनियर मोमेंटम के बारे में मैंने बता दिया है। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला, उसके यूनिट्स एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में, और उसके दो तीन फैक्टर सिंपल से बताए हैं कि अगर एक चीज को कांस्टेंट कर दें तो बाकी दो चीजों में रिलेशन कैसा होगा और उनके दरमियान ग्राफ कैसा होगा फिर। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये आपको पता है एफएससी की बुक में भी ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करें तो फोर्स अप्लाई करने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है फोर्स की डायरेक्शन में। फिर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास ऑफ बॉडी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इसकी एक और डेफिनेशन आप मोमेंटम के लिहाज से भी कर सकते हैं कि टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या टाइम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की एक सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको डायरेक्टली फोर्स के लिहाज से हम एफएससी लेवल पे बयान कर देते हैं, और ये मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट है ये एफएससी लेवल पे भी है वैसे, लेकिन इसको बीएससी लेवल पे एज अ स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाता है। इसको कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम की टर्म में न्यूटन सेकंड लॉ ये है कि जो जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, अप्लाइड फोर्स भी उतनी ही ज्यादा है। तो मतलब अप्लाइड फोर्स और टाइम रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसमें अगर आप इसको खत्म करें प्रोपोर्शनल साइन को तो कांस्टेंट के आएगा। ये जो के कांस्टेंट है ये सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों में इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, और इसी से आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर तो है F इज इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम, तो अगर आप मैस कांस्टेंट रखें तो ये m dv वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव आएगा, और वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव आपको पता है मैस के इक्वल है, तो ये F इज इक्वल टू m में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से भी। ठीक है, तो मतलब ये कि लुकमान भाई, जी जी जो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ जो ये मोमेंटम की फॉर्म में, इसी को कहते हैं। हाँ, ये जो पी एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ठीक है, तो ये है मॉडिफाइड फॉर्म। नहीं मॉडिफाइड, इसको ये जो लॉ, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब पता नहीं इसको मॉडिफाइड फॉर्म कहते हैं ये मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। तो जैसा आपने अगर कोई लिटरेचर में पढ़ा हो तो वो मुझे बताइएगा, लेकिन इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली कोई मॉडिफाइड फॉर्म हुई तो कोई करेक्शन फैक्टर शायद उसमें आता हो, वो मेरे इल्म में नहीं है अभी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद सेकंड लॉ की मैंने ये बताया था कि कंसिस्टेंट है, ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट लॉ को ओबे करता है। सेकंड लॉ भी कैसे ओबे करता है कि फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो अगर बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से चलती ही रहेगी। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, एक दूसरे को बड़ा अच्छी तरह से ओबे कर रहे हैं। तो अगर इसको हम मोमेंटम के लिहाज से देखें तो आपको पता है कि अगर कोई बॉडी स्पेस में है तो उसके फोर्स या मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो फिर ये रिलेशन इस तरह के होंगे। ठीक है,
if a force is not parallel to velocity of body does but make some angle with it, it changes the only the component of velocity along the direction of force and the velocity component of velocity normal to the force remains unchanged. असल में ये जो इंग्लिश में बात ये लिखी हुई है ये हमें ये बताना चाह रही है कि अगर फोर्स जो है वो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसकी डायरेक्शन थोड़ा हटके है, ठीक है, या उसके साथ किसी एंगल के ऊपर, जैसे बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे एक्ट कर रही है, तो इस केस पे आप फोर्स के दो कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, और एक कंपोनेंट जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा सिर्फ वही वाला कंपोनेंट उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज लेके आएगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखिए, चेंजेस ओनली द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये सिर्फ वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट में चेंज आएगा यहाँ पर जो कि फोर्स वेलोसिटी के उसी कंपोनेंट में चेंज आएगा जो फोर्स की डायरेक्शन में है, ठीक है। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन अबव गिवन इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू अ सिंगल पॉइंट मैस, तो ये सिंगल पॉइंट मैस के ऊपर स्ट्रिक्टली अप्लाई होता है, लेकिन हम इसको रिजिड बॉडीज के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि कोई फ्लेक्सिबल बॉडी ना हो, रिजिड बॉडी हो जिसकी इंटरनल फोर्सेस को हम इग्नोर कर दें, तो उसके ऊपर हम इसको बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आखिर में एक बात ये लिखी हुई है कि एनी इंटरनल फोर्स इन अ सिस्टम आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन एफ, तो अगर कोई सिस्टम के अंदर की इंटरनल फोर्सेज हैं तो उसको आप न्यूटन सेकंड लॉ को में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे आपके पास कोई रबड़ है, आप किसी रबड़ को पकड़ के स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, तो जो आपने रबड़ को पकड़ के स्ट्रेच कर दिया तो वो उसकी शेप में चेंज आ गया, आपने फोर्स तो लगाई है लेकिन रबड़ वहीं की वहीं है, अपनी जगह उसने चेंज नहीं की, वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है लेकिन स्ट्रेच हो गई है, तो इस केस में आपका न्यूटन सेकंड लॉ यहां पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर कोई पॉइंट पार्टिकल है या रिजिड बॉडी है जिसकी शेप में चेंज नहीं होगा, जिसमें इंटरनल फोर्सेस को आप काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज अ लोकल रिलेशन। लोकल रिलेशन का मतलब ये है कि ये सिर्फ अगर सपोज एक पार्टिकल है वो कहीं से मूव करके आया या उसका पिछले बिहाइंड रीजन कुछ भी है, लेकिन आप जिस पॉइंट पर इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ आप उन्हीं फैक्टर्स को ही काउंट करेंगे, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को या उसकी फ्यूचर हिस्ट्री को आपने काउंट नहीं करना। इसके आखिरी दो लाइनों में यह लिखा हुआ है, नाउ इट्स डिटरमाइंड बाय द फोर्स हियर एंड नॉट बाय एनी हिस्ट्री ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। तो लोकल रिलेशन है, ये सिर्फ उसी टाइम के ऊपर उसी लोकल रीजन के बारे में फोर्स जो होगी उसी के बारे में उसी को एक्सप्लेन करेगा, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री को बिल्कुल भी ये एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूटन सेकंड लॉ की हमने जस्ट एक बेसिक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देखी है, एक तो सिंपल है, एक मोमेंटम की टर्म में है, और फिर हमने ये बताया कि अगर कोई बॉडी स्पेस में है तो उसके डिफरेंट डायरेक्शंस में जो फोर्स लगेगी वो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो किया, और फिर ये भी बताया कि अगर एक बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वेलोसिटी उसकी किसी खास डायरेक्शन में है और फोर्स जो है लग रही है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, तो आपने फोर्स का वही कंपोनेंट काम करेगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी के अंदर जो अजाफा आएगा वो फोर्स के सिर्फ उसी कंपोनेंट की वजह से आएगा जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बात ये बता दी गई है कि न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो सिर्फ रिजिड बॉडी या पॉइंट पार्टिकल्स के ऊपर आप स्ट्रिक्टली अप्लाई करेंगे। आपके पास जो इलास्टिक बॉडीज हैं, यानी कि जिनमें आप जिनकी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो अगर आप फोर्स लगा के शेप चेंज कर देते हैं तो उसके ऊपर तो न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होगा, वो तो फोर्सेस उसकी इंटरनल फोर्सेस को काउंट करेंगी, ठीक है, तो उस केस में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई नहीं होगा। हाँ, अगर रिजिड बॉडी है या पॉइंट पार्टिकल है जिसमें इंटरनल फोर्सेस को आप डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आप न्यूटन सेकंड लॉ को उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उस सिस्टम के ऊपर। और आखिर ये कि ये एक लोकल रिलेशन है, ठीक है, फोर्स एट एनी पॉइंट इन अ स्पेस the location of particle at a certain instant of time is related at the same point at the same instant। मतलब ये जिस टाइम पे लग रही है, जिस जगह पे लग रही है स्पेस में, ये सिर्फ उसी के रिलेटेड ही है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री या फ्यूचर हिस्ट्री से फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। फोर्स सिर्फ लोकली रिलेट करेगी, उसकी स्पेस में भी और टाइम में भी जिस पॉइंट पर एक्ट हो रही है सिर्फ उसी के बारे में फोर्स से हमें इंफॉर्मेशन